ट्रेन के आगे आप कैमरा थोड़ी लगाएंगे। आप सबको मैं अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ। वैसे तो आपको ये दे दिया गया है ना, दिया जाएगा। दिखाइए क्या दिया जाएगा सर। हाँ हाँ, इधर इधर दिखा दीजिए क्या चप्पल सर। दिया जाएगा ना, कागज दिया जाएगा, ठीक है। तो भी मैं कोशिश करूंगा कि राम जन्मभूमि मंदिर की और इसके निर्माण कार्य की अधिक से अधिक जानकारी आज क्या अवस्था है ये मैं आपके सामने रख सकूं। अयोध्या आपके बहुत निकट है, अवध क्षेत्र है, तो मैं ऐसा सोचता हूं कि आपको अधिकतम जानकारी चाहिए और इसलिए जो इसमें लिखा है हो सकता है उससे काफी कुछ अलग भी हो। तो ये राम जन्मभूमि का मंदिर इस देश के गौरव और अस्मिता का मंदिर है। हिंदुस्तान गुलामी की निशानियों को हटाना चाहता है, अपनी संतानों को गुलामी याद दिलाना नहीं चाहता। ये प्रक्रिया 1950 से शुरू हो गई थी, उसमें गति आई है। आप सब जानते हैं कि बहुत पुराना इतिहास है, बड़ी पुरानी लड़ाई है और स्वतंत्र भारत के साथ साथ ही 1949 में लड़ाई शुरू हो गई थी। स्थानीय समाज इसके लिए संघर्ष कर रहा था, जूझ रहा था। विश्व हिंदू परिषद का इतना ही योगदान है कि उसने हजारों संतों को इस आंदोलन से जोड़ दिया, या भगवान राम की कृपा से हजारों संत इससे जुड़ गए और ये देशव्यापी बन गया, विश्वव्यापी भी हो गया। और जो गुलामी याद दिलाता था वो कलंक समाप्त हो गया। भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहां पधार कर 5 अगस्त को धरती पर बैठकर गर्भगृह के स्थान पर पूजन करके मंदिर के निर्माण को गति प्रदान कर दी। भारत सहित संसार भर में फैला भारतीय समाज आनंद से भर गया। उसकी अनुभूति आप भी करते होंगे। पहले ये मंदिर हमने बहुत छोटा सा ही सोचा था, अब चूंकि सर्वोच्च न्यायालय ने 70 एकड़ जमीन भगवान के नाम ट्रस्ट को कर दी, तो मंदिर का भी कुछ आकार, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बढ़ाई गई। अब मंदिर की लंबाई लगभग 360 फीट रहेगी, चौड़ाई 235 फीट रहेगी और ये मंदिर 3 मंजिला होगा। हर एक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट रहेगी
ग्राउंड लेवल से, भूतल से फर्श प्लिंथ लगभग 16.5 फीट ऊंचा होगा और इस भूतल से शिखर की ऊंचाई 161 फीट हो जाएगी। अर्थात ये 3 मंजिला हो गया है। चारों ओर का इसका जो प्राकार, दक्षिण भारत में प्राकार कहते हैं, उत्तर में उसके लिए शब्द है परकोटा। आप उसकी सुरक्षा दीवार कह सकते हैं उसे। ये भी लगभग 5 एकड़ में बनेगी। आपको ये सब मालूम है कि सारा मंदिर पत्थरों से बनने वाला है। लगभग मंदिर में ही 4 लाख क्यूबिक फुट पत्थर लगेगा। अयोध्या में मंदिर की जो तैयारियां 1990 से चली, तो लगभग हमने 70 से 75 हजार क्यूबिक फुट पत्थर की कार्विंग करके रखा है। और वो लगभग 1990 से कार्विंग कर रहे हैं। 2006 के बाद वो पत्थर वैसे ही रखा है। तो फिर से उसकी नाप, तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, क्यूबिक फीट नाप रहे हैं, नंबरिंग कर रहे हैं। ये कार्य चल रहा है। पत्थरों का क्लीनिंग का काम भी साथ साथ चल रहा है। मंदिर के निर्माण का दायित्व तो हमने भारतवर्ष की एक प्रतिष्ठित कंपनी लार्सन टुब्रो को सौंपा है। माननीय अशोक सिंघल अपने जीते जी लार्सन टुब्रो के अधिकारियों को मिलने गए थे और कहा था आप जैसी ही कंपनी इसको बनाए। उन्होंने स्वीकार किया था। उनको याद था, इसलिए एक ही निवेदन पर उन्होंने उसको मान लिया। और ये निवेदन स्वयं नृपेंद्र मिश्रा जी ने किया। उन्हें आप सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश कैडर के 1967 बैच के IAS अफसर हैं। वो मुलायम सिंह और कल्याण सिंह दोनों के ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं और अभी 2014 से 2019 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। वो हमारे ट्रस्ट में इस कंस्ट्रक्शन कमेटी के चेयरपर्सन हैं, मुखिया हैं। तो नृपेंद्र मिश्रा जी के निवेदन पर लार्सन टुब्रो एकदम सहमत हो गए और लार्सन टुब्रो ने मई के अंतिम सप्ताह से आकर वहां काम करना शुरू कर दिया। इतनी बड़ी कंपनी काम करेगी तो उनके काम के साथ साथ उनके साथ कोई सलाहकार कंपनी रहने की व्यवस्था रहती है। ये सब बड़े बड़े प्रोजेक्ट में होता है। उसको PMC, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट कहते हैं। तो हमने PMC के रूप में टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स को चुना है। तो टाटा भी इक्विवेलेंट रिस्पेक्ट की, बराबरी के सम्मान की एक कंपनी है। दोनों में योग्यतम लोग हैं। हमारी ओर से भी एक बहुत ही सीनियर इंजीनियर्स की टोली वहां काम कर रही है। उसमें महाराष्ट्र औरंगाबाद से पधारे श्री जगदीश आफले हैं, जो IIT मुंबई के MTech हैं और लगभग 40 साल से कंस्ट्रक्शन का काम ही करते हैं, सिविल इंजीनियर हैं। प्रतापगढ़ के राजेंद्र त्रिपाठी हैं, जो लगभग 29 से 30 साल तक समुद्र में कुएं गलाकर तेल निकालने का एक्सपर्टाइज है, रिगिंग मशीन का, रिग मशीन जिसके आधार पर पाइलिंग होता है। मदुरई के काली मुत्तू हैं, वो भी लगभग 30 साल का क्वालिटी कंट्रोल का, सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन का उनका अनुभव है। और एक अविनाश नागपुर से आए हैं, वो भी सिविल इंजीनियर हैं, कंस्ट्रक्शन के अनुभवी हैं। और आपको अच्छा लगेगा ये सुनकर, ये सभी लोग
सेवा करने आए। सरकारी भाषा में उनको अवैतनिक कहा जाता है। और वेतन तो हम किसी को दे ही नहीं सकते, भगवान के पास तो देने के लिए अगले जन्मों के लिए आशीर्वाद हो सकता है बस। ये सब सेवा कर रहे हैं वहां पर। और इनकी पात्रता योग्यता लार्सन टुब्रो और टाटा के इंजीनियर्स के इक्विवेलेंट नहीं तो कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि उनसे सीनियर बहुत है। इसी के साथ साथ आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी चेन्नई, आईआईटी गुवाहाटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की के वैज्ञानिक, और टाटा और एल&टी और हमारे सब लोग मिलकर एक टेक्निकल टीम है जो इस समय फाउंडेशन पर स्टडी कर रही है। और इस टेक्निकल टीम को हेड करते हैं प्रोफेसर वीएस राजू, जो आईआईटी दिल्ली के रिटायर्ड डायरेक्टर हैं, काफी एजेड है। संयोग ऐसा बना है कि जहां मंदिर बनना है, आप भी जानते हैं, सरयू नदी का किनारा है। गर्भगृह के पश्चिम दिशा में नदी का प्रवाह है। हमारे पास इसरो ने मानचित्र भेजे, या हमने इसरो से निवेदन किया हमारे लोगों ने कि आप मानचित्र दीजिए कुछ। तो उन्होंने जो मानचित्र दिए उसको वैज्ञानिकों ने पढ़कर कहा कि यहाँ जहां मंदिर बना रहे कभी न कभी सरयू का प्रवाह था। हो सकता है वो 2000 साल पहले रहा हो। और तब से कम 4 बार सरयू ने अपनी धारा को बदला है। इसलिए भविष्य में भी धारा बदल सकती है, इतना विचार आज कर रहे हैं। मिट्टी की जांच की गई है तो पता लगा कि काफी नीचे तक 60 मीटर तक लूज सैंड है, पक्की मिट्टी नहीं है। तो पत्थर की चट्टान होने तक पता ही नहीं लगता कहां होगी। और लूज सैंड में कोई भी नींव पकड़ नहीं पाती, इसलिए लूज सैंड, सरयू नदी का किनारा, भविष्य में आ सकने वाले भूकंप, अचानक अभी दिल्ली में आ गया रात। तो इन सब बातों का विचार करके ऐसी नींव जिसकी आयु को शताब्दियों से आगे कहा जा सके, पत्थरों की आयु के समकक्ष, पत्थर की आयु 1000 साल, तो उतनी ही मजबूत आयु वाली नींव, और पत्थर का जो लोड होगा गर्भगृह पर, ऐसा लगता है कि लगभग 35 से 40 टन पर स्क्वायर मीटर का लोड आएगा। तो 35 से 40 टन पर स्क्वायर मीटर का लोड बियर करने वाली नींव, इस पर लगभग अध्ययन हो गया है, उसकी रिपोर्ट बन रही है। वो सजेशंस जब आ जाएंगे तब ड्राइंग तैयार करेंगे। और ऐसा लगता है कि दिसंबर तक आप सबको इसकी अच्छी सूचना मिलेगी। नदी के प्रवाह का आक्रमण रोकने के लिए एक रिटेनिंग वॉल बनाने का फैसला हो गया है। रिटेनिंग वॉल बिल्कुल जैसे जल प्रवाह को रोकने के लिए डैम बनाया जाता है, उसकी गहराई, उसकी मोटाई, इसकी ड्राइंग, जल प्रवाह की तीव्रता का आकलन करके की जा रही है।
जमीन से जो हम 16.5 फीट ऊंचा फर्श तैयार करेंगे, ऊंचा उठाएंगे, वो भी पत्थरों के ब्लॉक से उठाएंगे और उसमें भी 16 क्यूबिक फीट के 25 से 27 हजार ब्लॉक लगने की गणना आ रही है। परकोटे की दीवार पर भी लगभग 4 लाख क्यूबिक फीट पत्थर लगने का आकलन हुआ है। ये होमवर्क है। होमवर्क कंप्लीट होने के बाद काम तेज गति से चलेगा। सामान्य जानकारी मैंने ये आपको मंदिर के संबंध में इसलिए दी, छोटी छोटी बातें कई बार आती हैं, उसमें कुछ सच होती हैं और किसी का सच्चाई से कोई रिश्ता ही नहीं रहता, क्योंकि मैं सामान्यतया अयोध्या में रहता हूं लेकिन किसी से कुछ बताता नहीं हूं, आता रोज कुछ ना कुछ है। आपसे सीधे सीधे वार्ता हो रही है, इसलिए आप फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन के रूप में इसको नोट करने की कृपा करें। मैं आता हूं। अब ये मंदिर जनता के सहयोग से बनेगा। इसके लिए लाखों लोगों ने जीवन दिया है, तो करोड़ों लोग इसके लिए अपना योगदान करें। इसलिए हमने इसको डोनेशन नहीं कहा है। हमने नहीं लिखा है कहीं भी कि हम दान मांगने जाएंगे। हमने लिखा है समाज के लिए कंट्रीब्यूट वॉलंटरली। समाज स्वेच्छा से वैसे ही समर्पित करे जैसे आप भगवान के दर्शन करने मंदिर में जाते हैं तो हुंडी में कुछ भी डालाते हैं। माताएं अपने गहने भी डालाती हैं, जिसके पास जितना धन जेब में रहता है, श्रद्धा भक्ति रहती है, वो डालाता है। कंट्रीब्यूशन वॉलंटरली, इसलिए मैंने इसको डोनेशन शब्द, आप अखबार में सहज सुविधा के लिए भले ही डोनेशन लिख दें, हमने अपने किसी कागज पर डोनेशन शब्द, दान मांगना शब्द नहीं लिखा है, न लिखेंगे। भगवान को मांगने की क्या जरूरत है? भगवान का धन आप सब पर है, भगवान की दी हुई बुद्धि शक्ति आप पर है, उसको भगवान के काम के लिए उपयोग कीजिए। भगवान का घर है, ये टेम्पल इज द एबोर्ड ऑफ गॉड, ये भगवान का घर है, इसलिए उसके लिए समर्पित करना। हम इस मंदिर का इतिहास, राष्ट्र के गौरव से इसका क्या संबंध है, ये जानकारी इस भारतवर्ष की आधी आबादी को देने की योजना बना रहे हैं। आधी आबादी का मतलब हमने रखा है 55 करोड़ 60 करोड़ आबादी। 55 से 60 करोड़ आबादी का दूसरा अर्थ होता है एक परिवार में 5 लोग, तो 11 करोड़ परिवारों तक। और ये 11 करोड़ परिवार हिंदुस्तान के हर कोने में, अरुणाचल, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, अंडमान निकोबार, त्रिपुरा, तो रणकच्छ, कोई कोना इस देश का छोड़ेंगे नहीं। बद्रीनाथ तक जाएंगे और लाहौल स्पीति तक जाएंगे, जो बर्फ से ढका है, जो मई में खुलेगा। अभी तो अटल जी ने जो सुरंग बनवानी शुरू की थी, उस सुरंग से रास्ता खुल गया है, लेकिन हम लाहौल स्पीति के गांव में भी जाएंगे, भले ही मई के महीने में जाना पड़े। और इस देश के 4 लाख से भी अधिक सोचते थे हमने सारे देश में कार्यकर्ताओं की बैठकें की हैं, गुवाहाटी में, पटना में, बंबई में और दिल्ली में, संपूर्ण भारत आया। आकलन आ रहा है कि ये योजना हमारी 5 लाख से भी अधिक गांवों में पूरी होगी और 12 करोड़ से भी अधिक जनता तक हम परिवारों तक हम पहुंच पाएंगे। समाज समर्पित करेगा। फरवरी से ही निरंतर बैंक में कुछ न कुछ आने के समाचार आते हैं, तो जनता समर्पित कर रही है। जब हम जाएंगे तो समर्पण करेंगे। पारदर्शिता कैसे बनी रहेगी?
अकाउंटिंग कैसे होगा, तो हमने 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपये के कुछ लेबल्स या कूपन छपवाए। बहुत ज्यादा धन देंगे तो रसीद बही भी छापिए, रसीद छापिए। हमारा विचार है कि हिंदुस्तान में कम से कम 3 से 4 लाख कार्यकर्ता इस काम में लगेंगे। 2 से 3 लोगों की टोली बनेगी, 1 लाख टोलियां इस काम में लगेंगी। ये टोलियां मकर संक्रांति 14 जनवरी से माघ पूर्णिमा 27 फरवरी तक भारतवर्ष में भ्रमण करेंगी। मेरे से ये भी पूछा गया था कि क्या इन टोलियों में पेड कार्यकर्ता होंगे। मैंने कहा जो पेड होता है वो कार्यकर्ता नहीं होता। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद जो वॉलंटरली काम करते हैं उन पर डिपेंड करता है। तो ये सारा काम वॉलंटरली होगा। विश्वसनीय लोगों के आधार पर होगा। आर्थिक विषय, भरोसे के लोग। हमने और अधिक विश्वास प्राप्त करने के लिए कार्यकर्ताओं को कहा है, कोई भी पैसा अपनी जेब में 48 घंटे से ज्यादा मत रखिए। 3 बैंकों में यह धन जमा होगा, स्टेट बैंक, पंजाब बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। इन तीनों बैंकों की 46,000 ब्रांचेस हिंदुस्तान में हैं। तो मैं समझता हूं 46,000 ब्रांचेस बहुत होती। कार्यकर्ता को सूचना दी गई है नियरेस्ट बैंक में जमा करिए। आप जहां रहते हैं उसके नियरेस्ट, एक दिन जिस बैंक की जिस ब्रांच में जमा किया, पूरे अभियान में उसी बैंक की उसी ब्रांच में वही कार्यकर्ता जमा करे। ऑडिट और रिकॉन्सिलेशन करने में सुविधा रहेगी। प्रत्येक जिले में इंडिपेंडेंट ऑडिट होगा, बाद में वो सेंटर में आएगा। इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट वाइज ऑडिट। जितने घरों में जाएंगे उतने ही कूपन छापे गए। लगभग 100 रुपए के 8 करोड़ से भी ज्यादा कूपन छपे हैं। 10 रुपए के कूपन की संख्या 4 करोड़ से भी अधिक है। 1000 रुपए के कूपन लगभग 15 लाख छापे हैं। और रसीद बही भी 15 लाख रसीदें, स्लिप्स, रिसीट्स। कार्यकर्ताओं की डिमांड के आधार पर यह काम किया गया है। समाज की आवश्यकता बढ़ेगी और प्रिंटिंग होगा। हर घर में मंदिर का चित्र जाना चाहिए, इसलिए हर एक कूपन पर मंदिर का चित्र बनाया है। यह कूपन पोस्ट कार्ड साइज का है। कूपन का मूल्य बढ़ा, साइज बढ़ गया। अनेक प्रकार के कागज पत्रक ये हमने सब तैयार किए हैं। देश के घरों में अपना विचार, अपना ये संदेश पहुंचाने के लिए हिंदुस्तान के लगभग 80 अखबारों के प्रत्येक एडिशन में एक विज्ञापन दिया गया है। हिंदी भाषी राज्यों ने अपनी अपनी मातृभाषा में ट्रांसलेशन करके छापा है। इस प्रकार हमारी बात 11 करोड़ घरों तक पहुंचाने के मार्ग हमने खोजे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये समाज के करोड़ों हाथों से, करोड़ों घरों के योगदान से इसका निर्माण होने वाला है। एक दूसरी बात,
बार बार आई है और उसमें कुछ बंधुओं ने, पत्रकारों ने विषय को समझा तो ठीक है, लेकिन हेडिंग वही दिया जो उनकी खोपड़ी में चलता है। समझा ठीक है, उनकी समझ को चुनौती नहीं दे रहा हूं, लेकिन उनकी बुद्धि को जरूर नमस्कार कर रहा हूं कि समाज में भ्रम पैदा करने का उनका स्वभाव अभी जिंदा है। दैट इज अबाउट FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हम कानून का पालन करने की इच्छा रखते हैं और विदेशी मुद्रा में दान लेने के लिए भारत सरकार के कुछ कानून हैं जो जब से ये कानून बना है तब से, और अब तो सरकार ने उसमें और कठोरता निर्माण कर दी है। हम सभी कानूनों का पालन करना चाहते हैं। जिस दिन वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, विदेशों में निवास करने वाले राम भक्त भारतीय अपना सहजता से कंट्रीब्यूशन कर सकेंगे। तो भी कुछ लोग वहां से डायरेक्ट बैंकों में भेज रहे हैं। 15-20 दिन वो बैंक में घूमता रहता है, वापस चला जाता है। अभी क्या नियम बन गया है कि विदेशी मुद्रा का कोई भी धन आएगा तो पहले स्टेट बैंक की सेंट्रल ब्रांच दिल्ली में जाएगा, इसके बाद कहीं जाएगा। ये अभी बना है नियम। तो इसके कारण अनेक लोगों को असुविधा भी है। चाह रहे हैं, हम क्या करें। हमारा इतना ही कहना है, जिस दिन ये फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी, हम सर माथे पर उनका कंट्रीब्यूशन रखेंगे। एक बात आती है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरा इतना ही कहना है कि CSR के भी कुछ क्लॉज हैं। कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां CSR के अंतर्गत किस काम के लिए धन दे सकती हैं, उसमें टेम्पल नहीं है। इसलिए जब वो परिस्थितियां पैदा होंगी, आखिर कंपनी चलाने वाला भी तो कोई आदमी और परिवार है, तो जो आदमी कंपनी चला रहा है वो अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से डोनेशन करे। कंपनी की जरूरत जब पड़ेगी तब लेंगे। तो कंपनी चलाने वाले, CSR के अंतर्गत पैसा देने वाले तमाम औद्योगिकों से मेरा विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर निवेदन है, अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से कंट्रीब्यूट करिए। तीसरी बात आती है सरकार। मेरे से दिल्ली में, बंबई में पूछा गया, सरकार से पैसा लेंगे? अरे भाई, प्रधानमंत्री से लेंगे, अपनी पॉकेट से देंगे। आपकी जानकारी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 25 मार्च को 11 लाख रुपए का चेक अपने पर्सनल अकाउंट से दिया है। पर्सनल अकाउंट है उनका, उनके चेक पर उनके नाम लिखा हुआ है। तो गवर्नमेंट ने भी हमें पैसा दिया है, आपकी जानकारी में दे दूं। जिस दिन ट्रस्ट बना था 5 फरवरी को, तो भारत सरकार ने 1 रुपया अपने बजट में से दिया है। वो उनके पास भी है और हमारे बैंक के पास भी है। और वो 1 रुपया स्टेट बैंक में जमा किया गया है, फ्रेम करके रख दिया गया है वो नोट। तो 1 रुपये का कंट्रीब्यूशन है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। हम अभियान जब शुरू करेंगे मकर संक्रांति को, तो देश के सभी क्षेत्रों के बड़े बड़े लोगों के पास जाएंगे। दिल्ली में राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष के पास जाएंगे। तो हमारे राज्यों के कार्यकर्ता भी राज्यपाल, मुख्यमंत्री पर जाएंगे, लेकिन उनके इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन के लिए। बड़े बड़े संत महात्मा भी मकर संक्रांति के दिन अपने अपने प्रभाव के क्षेत्र में समाज को संपर्क करने के लिए जाएंगे। और इस प्रकार ये हिंदुस्तान की आबादी, आधी आबादी को संपर्क करने का हमारा अभियान चलेगा।
मैं समझता हूं कि काफी कुछ मैंने आपके सामने रखा है। इसके बाद भी कोई आपकी जिज्ञासा हो। सर, आधी आबादी क्यों लक्ष्य रखा आपने? हमारी ताकत उतनी है। अगर ये आधी आबादी भी हमने जो सोचा है 11 करोड़ 12 करोड़ परिवार, 5 लाख गांव कार्यकर्ता बोल रहे हैं, अगर हम इसका 70-80% भी अचीव कर लिए तो दुनिया का सबसे बड़ा जनसंपर्क अभियान माना जाएगा। ये हमने 11 करोड़ सोचा था, जब कार्यकर्ताओं ने बताया हम यहाँ जाएंगे तो संख्या 12 करोड़ को क्रॉस कर रही है। और अगर इसका हम टच कर पाए 70% तो दुनिया का सबसे बड़ा जनसंपर्क अभियान होगा। हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के अलावा दुनिया का कोई देश ये नहीं कह सकता कि हमने किसी काम के लिए अपनी आबादी के इतने बड़े समाज को संपर्क किया है। और ये संपर्क ऑनलाइन नहीं है, ये ऑनलाइन संपर्क नहीं है, ये डोर टू डोर, मैन टू मैन, डोर टू डोर, मैन टू मैन। सर, ये सारे विश्व हिंदू परिषद के होंगे कार्यकर्ता? ये आंदोलन इस युग में तो विश्व हिंदू परिषद ने ही चलाया है। सहयोग सारे समाज का है।